नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन में जंतु से संबंधित 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन में जंतु का जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में जंतु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर 45 प्रश्न लिए गए हैं, वो भी वन लाइनर। चारों विकल्पों का यहाँ पर झंझट नहीं है। डायरेक्टली प्रश्न के बाद आपको आंसर का पता चलने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो ही आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 45 प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? तो याद रखिएगा, ये जलवायु के कारण होते हैं। आपने देखा होगा जो जंतु में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो वहाँ की जलवायु के कारण होते हैं। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो पक्षी होता है वो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, इसलिए वो एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेता है पक्षी। कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो याद रखिएगा, वो जिराफ जानवर है जो पहले तो अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर जो दूसरी तरफ के दोनों पैर हैं उसको आगे बढ़ाता है। तो कौन है वो? जिराफ है। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी उपयोग किया जाता होगा? आपने देखा होगा और अभी भी देखते होंगे, बंदर एक ऐसा जानवर होता है जो मनोरंजन के लिए उपयोग बंदर का किया जाता है। तो वो आंसर हमारा क्या होगा? बंदर होगा। सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि यहाँ बच्चा देती है। याद रखिएगा, जो बच्चा देता है चाहे वो कौन सा भी जानवर हो वो स्तनधारी ही होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? तो वो पशुपालन कहलाता है। आपने गाँव में देखा होगा गाय, बकरी, बैल और भी जानवर होते हैं जिनका पालन पोषण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यदि उनका पालन पोषण कर रहे हैं तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। गाय को यदि हम पाल रहे हैं तो उसको दूध के लिए पाल रहे हैं, बैल को यदि हम पाल रहे हैं तो खेतों के लिए, खेतों को जोतने के लिए उनको हम पाल रहे हैं। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी जानवर को रखना, उनका पालन पोषण करना क्या कहलाएगा? पशुपालन कहलाएगा। चलिए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहा जाता है। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? वो फाख्ता पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय कब होता है? तो याद रखिएगा, ये नवंबर से फरवरी का होता है मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय। किसान का मित्र किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये केचुआ को कहते हैं। बहुत सारे बैल बताते हैं, तो याद रखिएगा किसान का मित्र कछुआ को कहते हैं, ना कि बैल को। चलिए, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो वो है बकरी। बकरी गरीब की गाय को कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप गाय को आंसर टिक नहीं करना है। यदि गरीब की गाय पूछे तो वो क्या होगा? हमारा आंसर बकरी होगा। कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं? तो वो है बुलबुल। बुलबुल पक्षी को आप देखोगे तो नर व मादा दिखने में समान होते हैं। कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो वो है कोयल। याद रखिएगा, कोयल पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। जो कौवा अपना घोंसला बनाता है उसी के घोंसले में अपने अंडे को छोड़ देते हैं। ये कोयल कभी भी अपना घोंसला या फिर नीड़ का निर्माण नहीं करता है, तो यहाँ पर कोयल हमारा राइट आंसर होगा। भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये असम में मिलता है सींग युक्त गेंडा। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी पुस्तक तैयार की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ये रेड डाटा बुक है। सरीसर्प के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? तो वो है कछुआ। कछुआ सरीसर्प के अंतर्गत जीव आता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी को पता है मोर है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, इन सभी को याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो वो है मोर।
मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? यहाँ पर आपको देखिए दो प्रश्न बन रहे हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? तो वो मोनाल है। और मोनाल उत्तराखंड के सिवाय किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य का राज्य पक्षी है मोनाल। भारत का राष्ट्रीय पशु है, अभी हमने जाना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? वो है बाघ। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो याद रखिएगा गलफड़ों के द्वारा होता है जलीय जंतुओं में श्वसन। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो ये है पेंगुइन। पेंगुइन बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी होता है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अत्यधिक गर्दन हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो कारण है कि अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसलिए जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। कुत्ता मछली का आवास है, यहाँ पर जो मछली है उसका नाम कुत्ता है। याद रखिएगा, कुत्ता किस प्रकार का जीव है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो एक प्रकार की मछली होती हैं। तो कुत्ता मछली का आवास क्या है? तो ये समुद्र हैं। और डेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? काफ़ी इंपोर्टेंट है। डेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो वो मेंढक की है। जीवंत जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामुद्रिक कच्छपों को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं, इसलिए सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किस प्रजाति की है? तो याद रखिएगा ये ऑलिव रिडले प्रजाति है जो समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा ये कैरोलस लिनियस को जाता है जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण करने का श्रेय। सरीसृप जीवों का युग कौन से युग को माना जाता है? इंपोर्टेंट है, तो ये माना जाता है मीजोजोइक को। सरीसृप जीवों का युग मीसोजोइक युग को माना जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? तो ये बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो वह है मकड़ी। मकड़ी और मधुमक्खी दोनों ही कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहती है, तो यहाँ पर मकड़ी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, स्पाइरोगाइरा है, तो ये एक प्रकार का एक कोषीय सूक्ष्म जीव होता है। तो याद रखिएगा जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वहाँ क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा वो सहभोगी कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए उसे क्या कहा जाता है? वह क्या कहलाता है? सहभोगी कहलाता है। सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में कितने कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती हैं? तो याद रखिएगा ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती हैं सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में। वहाँ कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या फिर कुतरते रहते हैं, तो वह जानवर गिलहरी है। याद रखिएगा गिलहरी जानवर हैं जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या फिर कुतरते रहते हैं। सांप के काटने की दवाई किससे बनाई जाती? काफ़ी इंपोर्टेंट, काफ़ी सरल है, आप सभी को पता है ये सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवाई को बनाई जाती है। भैंस की पीठ पर बगुला पक्षी क्यों बैठा दिखाई देता है? आपने देखा होगा भैंस के पीठ पर बगुला अधिकतर बैठा दिखाई देता है, तो वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, इसलिए बगुला पक्षी भैंस की पीठ पर देखने को मिलता है। कौन से पक्षी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं? तो वो है चील, बाज और गिद्ध। ये जो तीनों जानवर है दोस्तों ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, तो याद रखिएगा यह 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का
कशेरुकीय, अकशेरुकीय और अकशेरुक बनाम अरज्जुकी संघ, ये 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है शारीरिक रचना के आधार पर। तो याद रखिएगा, पोषण के आधार पर जंतुओं का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोषण के आधार पर पूछे तो जंतुओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, स्वपोषी या फिर आत्मपोषी और परपोषी। यानी कि स्वपोषी और परपोषी, ये 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है पोषण के आधार पर जंतुओं का। तो याद रखिएगा, कोशिका के आधार पर जंतुओं का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भागों में, एक कोषीय जंतु और बहुकोषीय जंतु। प्रजनन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे भी 2 ही भागों में किया गया है, अंडायुज और जरायुज। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो याद रखिएगा, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहते हैं। अपने भोजन पदार्थ के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहने वाले प्राणी को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपने भोजन पदार्थ के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहने वाले प्राणी को पैरासाइट, परजीवी कहते हैं। मृत पशुओं एवं जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो इसे अपघटक कहते हैं। और अंतिम प्रश्न पर हम चलेंगे कि निवास स्थान के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, निवास स्थान के आधार पर जंतुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, स्थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब पूछ लिया जाए, इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।